अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं। व्हाट इट इज? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन असल में होता है, इट इज ये भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, इनसे न्यू प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स बनते हैं इंस्टेड ऑफ सीड्स। हमने देखा है ना कि अब जब भी सीड्स बीज डालते हैं तो उसमें से न्यू प्लांट बनता है, बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है इसमें नो सीड से नहीं बनता बल्कि वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं जिनसे वेजिटेबल्स बनते हैं, लाइक लीव्स हो गए, स्टेम हो गया, रूट हो गया, फ्रूट हो गया, उनसे हमारे पास न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट बनता है। ठीक। फ्लावरिंग प्लांट्स जनरली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय मींस ऑफ देयर फ्लावर्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनके फ्लावर्स के थ्रू। उनके फ्लावर्स के ऊपर जो ना पोलेंस और ये सीड्स वगैरह होते हैं जिनसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। बट कुछ जो है ना विदाउट सीड्स भी अपने बेबीज ग्रो करते हैं और उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। विदाउट सीड्स जो ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन है उसका हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। 2 टाइप्स होती है इनकी। One that plants do on their own, which we call natural vegetative propagation. एक वो होता है जो plants खुद ही कर लेता है आपस में, ठीक, उसको नेचुरल कहते हैं। और एक वो होता है जो इंसान करवाता है, ठीक है, तो वो नेचुरल नहीं होता, फिर वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। आर्टिफिशियली भी हम करवा रहे होते हैं ताकि हमें जो है ना ज्यादा प्लांट्स, फ्रूट्स और ये सब कुछ मिले। अच्छा, मेथड ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है ये देख लेते हैं। Natural vegetative propagation in plants refer to the process by which plant reproduce asexually using their own natural mechanism. Natural mechanism के थ्रू हो रहा होता है, नो ह्यूमन रिक्वायर्ड, इसमें ह्यूमंस की जरूरत नहीं होती। इस मेथड में क्या होता है, प्लांट्स आर जनरेटेड फ्रॉम वेरियस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमारे पास जो है ना प्लांट बन रहा होता है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट प्लांट कौन कौन से होते हैं? जैसे रूट्स, स्टेम, लीव्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक रनर्स और बल्ब्स। इनके थ्रू जो है ना हमारे पास जो है ना न्यू प्लांट्स बन रहे होते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग्स बन रहे होते हैं। These structures develop into independent plants. Since they originate from the same parent, they often have identical genetic characteristics. कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्लांट का रूट हो गया, स्टेम हो गया, उनके लीव्स हो गए, उनके बल्ब्स हो गए, रनर्स हो गए, उनके थ्रू जो
अ, उनके ऊपर उनसे जो न्यू प्लांट्स बनते हैं ना, उनको हम वेजिटेटिव प्लांट्स कहते हैं। बल्ब्स क्या होते हैं असल में? आपने कभी प्याज देखी है? प्याज जो है ना जो है ना, लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। एक फ्रूट की फॉर्म में, जैसे टोमेटो है, टोमेटो में कोई लेयर्स नहीं है, प्रॉपर एक फ्रूट, एक वेजिटेबल है ना। लेकिन प्याज में आपने नोट किया अलग अलग लेयर्स हैं सबकी, तो उनको ना हम बल्ब्स कहते हैं। Bulbs are compact, thickened, vertically grown underground stems enveloped by thick, succulent, fleshy leaves, serving as a reservoir of stored nutrients. Beneath the bulb's base, adventurous roots sprout while shoots emerge from its upper region. Each shoot is capable to be developed into a new plant, fisheries like blueberries, onions, and lilies. अच्छा वो कह रहे हैं, जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये अनियन है, अनियन दिखाया हुआ है हमें। अब आप इसकी बल्ब्स देख रहे हो, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ये बल्ब्स हैं। कह रहे हैं कि ये इन बल्ब्स के साथ जो है ना, हमारे पास नीचे अंडरग्राउंड है ना, इनकी और रूट्स एंड शूट्स बन रही होती हैं, और इन रूट्स से फिर जो है ना अदर यंग वंस पैदा होते हैं। इन रूट्स की हेल्प से ना फिर और अनियंस पैदा होते हैं, और अनियंस बनते हैं। तो ये इनके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, ठीक। बल्ब है, बल्ब से जो रूट्स निकली ये इनका वेजिटेटिव पार्ट है, इससे फिर और अनियंस बन रहे हैं। तो इस तरीके से बल्ब्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हुई, ठीक। ट्यूलिप्स जो होते हैं, ट्यूलिप फ्लावर, वो भी एक बल्ब की तरह ही होता है, उससे भी ऐसे ही रिप्रोड्यूस हो रहा होता है। फिर हमारे पास आता है कॉर्न। हाँ, बल्ब का मैंने बताया कि ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, सराउंडेड बाय फ्लैशी लीव्स दैट स्टोर फूड, और एंड दे कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अंडरग्राउंड होता है, प्याज वगैरह जो है ना अंडरग्राउंड ग्रो होने वाली सब्जियां हैं, ये अंडरग्राउंड होते हैं। इनके अराउंड जो है ना इनके फ्लैशी लीव्स मतलब थोड़े से थिक होते हैं। आपने प्याज को देखा है ना, बहुत पतले पतले उनकी लेयर्स नहीं होती, थिक लेयर्स होती है इनकी, और उनके अंदर काफी न्यूट्रिएंट्स वगैरह स्टोर होते हैं। फिर उनसे और रूट्स बनती है, और उन रूट्स से फिर मजीद और अनियंस वगैरह बनते हैं, ठीक। फिर आते हैं हमारे पास कॉर्म। कॉर्म क्या होता है? अ शॉर्ट स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम, अ शॉर्ट stolen underground stem। इनके अंदर भी जो है ना फूड स्टोर हो रहा होता है, इनकी हार्ड कवरिंग होती है, एंड इनसे भी जो है ना न्यू प्लांट्स बन रहे होते हैं। ये जो पिक्चर बनी हुई देख रहे हैं ना, ये कॉर्न की बनी हुई है। कॉर्न क्या है? कॉम्पैक्ट है, थिक है, वर्टिकली ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम है। ये भी अंडरग्राउंड ग्रो होते हैं, जमीन के नीचे, थिक होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि ज्यादा बड़े फैले हुए नहीं होते हैं, ठीक। इनके अंदर भी फूड स्टोर होता है, यानी कि इनके अंदर भी जो है न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। दे आर नॉट एनवेलप्ड बाय फ्लैशी लीव्स। जैसे अनियन था ना, अनियन के अंदर अगर ये बल्ब है ना, ये चीज बल्ब है, तो वो सराउंडेड है बाय फ्लैशी लीव्स। ये जो अनियन की लेयर्स है ना, इस बल्ब से रूट्स निकल रही हैं हमारे पास, कह रहे। लेकिन जो कॉर्म है वो भी अंडरग्राउंड ही है, बट इनके ऊपर जो है ना, ये आप देख रहे हैं, ये पार्ट, ये कॉर्म है, ये भी कॉर्म है, ये भी कॉर्म है, सब कॉर्म सा कह रहे। लेकिन के ऊपर कोई फ्लैशी लीव्स की लेयरिंग नहीं है, ये बिल्कुल ओपन होता है, इनके ऊपर कोई एनवेलप नहीं है। एट द टॉप ऑफ अ कॉर्म यू विल फाइंड बर्ड्स। These birds give rise to shoots which then develop into a new plant। कह रही जो कॉर्म है ना, इन कॉर्म के ऊपर जो है ना फिर छोटे छोटे बर्ड्स बने हुए होते हैं, बर्ड्स बने हुए होते हैं। फिर उन बर्ड्स से जो है ना जमीन के ऊपर प्लांट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जमीन के बाहर स्टेम, वो शूट्स बनाते हैं। शूट क्या होते हैं? शूट कहते हैं, रूट्स जो है ना जमीन के अंदर होते हैं, शूट जमीन के ऊपर होते हैं। जो प्लांट की जो ब्रांचेस और लीव्स और ये सब है ना, इनको हम शूट कहते हैं। कि जो कॉर्न है ना, फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्न है, ये जमीन के नीचे, कॉर्न के ऊपर बर्ड्स बनते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स बन गए, ठीक। फिर उन बर्ड्स से स्टेम शूट्स बनते हैं, वो और लीव्स और प्लांट्स वगैरह, फ्रूट ग्रो हो गया उस पर, कुछ भी जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से बर्ड से भी वेजिटेबल्स
बनते हैं, पैदा होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस यूजिंग कॉर्न्स इंक्लूड दाशीन एंड गार्लिक। दाशीन भी गार्लिक की तरह एक चीज होती है। पीछे आप गार्लिक देख रहे होते हो ना, लहसुन, लहसुन भी कॉर्न्स की हेल्प से ही ग्रो होते हैं। कॉर्न्स के अंदर से प्लांट निकलता है और उन पे गार्लिक उगी भी निकलती है, ठीक। फिर हमारे पास आता है राइजोम। राइजोम क्या होता है? राइजोम भी जो है ना अंडरग्राउंड रूट जैसा ही होता है। अदरक, आप लोगों ने देखी है जो अदरक होती है, अदरक असल में राइजोम अंडरग्राउंड रूट है। अदरक, rhizomes are flat horizontal underground stem that have small scale like leaves. Along the rhizome there are distinct nodes and internodes. कह रहे ये जो राइजोम है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। वर्टिकल तो यूं होता है ना, हॉरिजॉन्टल यूं होता है। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। एक स्टेम होता है जमीन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये जमीन है, सॉइल है। एक स्टेम ब्रांच जमीन के ऊपर होती है और एक स्टेम जमीन के नीचे होती है। जमीन के नीचे की जो स्टेम है ना उसको यहाँ फिलहाल हम राइजोम कह रहे हैं, राइजोम है। इनमें हमारे पास डिफरेंट नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या होते हैं? ये वो जगहें हैं, नोड्स असल में वो जगहें होती हैं जिनसे लीव्स और रूट्स वगैरह बनती हैं, ठीक। यानी नोड्स की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेम फ्रॉम विच लीव्स एंड ब्रांचेस अराइज। नोड इज पार्ट ऑफ स्टेम, लीव्स। ये जो राइजोम है इनमें डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये उसका नोड है, ये उसका नोड है। आप कह सकते हो कॉर्नर वाले पॉइंट्स जहां से आपको पता है कि एक और लीफ बन सकता है, एक और ब्रांच बन सकती है, नोड उस जगह को कहते हैं। और इंटरनोड मतलब दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है उसको इंटरनोड कहते हैं। एट दीज नोड्स बर्ड्स आर फॉर्म्ड। द बर्ड्स ऑन द अपर साइड ऑफ द राइजोम ग्रो इनटू शूट्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लांट में दो चीजें होती हैं, रूट एंड शूट। जो रूट होता है वो जमीन के नीचे होता है, जमीन के नीचे जो होती है उनको हम रूट कहते हैं। जो जमीन के ऊपर वाली होती है उनको हम शूट कहते हैं, ठीक। रूट एंड शूट। कह रहे जो राइजोम है, राइजोम के ऊपर हमारे पास बर्ड्स बन जाते हैं। बर्ड्स हमें पता है कि छोटे छोटे से पिंपल लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए, ठीक। ये फॉर एग्जांपल एक बर्ड बन गया। अब ये बर्ड जो है ना गिव राइज टू, इस बर्ड के अंदर से जो है ना एक स्टेम, एक शूट निकलेगा। ये राइजोम खुद तो जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे, ठीक। जमीन के नीचे इसके ऊपर एक बर्ड बना। अब इस बर्ड से जो है ना शूट्स बनेंगी जो जमीन के ऊपर जाएंगे और फिर उससे एक नया प्लांट बनेगा। These shoots are capable to develop into new plants. Plant like ginger, fern, and water lilies use rhizome for reproduction. जिंजर का प्लांट, अदरक, वाटर लिलीज, फर्न्स भी अदरक की तरह एक चीज को कहते हैं। ये सब जो है ना राइजोम्स के थ्रू बनती है। मैंने आपको बताया जो कॉर्न था, कॉर्न के ऊपर भी छोटा सा बर्ड बनता है और उस बर्ड से शूट बन रहा था और दूसरा प्लांट बन रहा था, पूरा जमीन के ऊपर वो ग्रो आउट कर रहा है। उसी तरह राइजोम के ऊपर भी बर्ड्स बन रहे हैं और उन बर्ड से शूट्स बने जो जमीन के ऊपर निकल जाते हैं और दूसरा प्लांट बना रहे हैं। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। सिमिलर होते हैं इनमें, मतलब बहुत सारी चीजें ना आपको सेम लगेंगी।
फिर आते हैं स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स क्या चीज है? ये जो है ना swollen tips of underground stems हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं इनकी। स्टेम ट्यूबर्स आर swollen tips of underground stem that primarily serves as storage structure found in certain plants. Stem tubers often have eyes or bud clusters on their surface. आलू देखा है? पोटैटो। पोटैटो असल में एक स्टेम ट्यूबर है। स्टेम ट्यूबर क्या होता है? जो आपका प्लांट है, अंडरग्राउंड ही होते हैं ये। प्लांट है, प्लांट की रूट्स हैं, ठीक है। हर रूट के साथ एक स्वोलन, एक सूजा हुआ एक स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे आलू। आलू क्या है? आलू हमारे पास एक स्टेम ट्यूबर की एग्जांपल। ये एक स्टेम होता है जो जमीन के नीचे ग्रो हो रहा है, हर रूट के एंड से ग्रो हो रहा है। स्टोरेज स्ट्रक्चर है। आलू क्यों एक फूड है? आलू इसलिए हमारे लिए फूड है क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर हो जाते हैं। फूड स्टोर हो रहा होता है जमीन के नीचे, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा कि आलू के ऊपर ग्रीन ग्रीन सी वाइट वाइट सी कुछ चीजें बनी हुई होती हैं। हम अक्सर मदर्स को कहते हुए सुना होगा कि आलू की आंखें हैं। तो ये जो है ना बर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम आईज या फिर बर्ड कह रहे होते हैं। इन swollen स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमारे पास छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं from which new shoots can grow when conditions are suitable. Example of plants that produce stem tubers include potatoes and yams. These structures serve as a source of food and means of propagation for the plant that produce them. कह रहे ये जो आलू जो निकले हैं इनके ऊपर बर्ड्स वगैरह बने हुए हैं, फिर इन्हीं बर्ड्स से जो है ना अगेन शूट्स निकलते हैं, अगेन दूसरा प्लांट बनता है जमीन के ऊपर। सेम एज राइजोम, सेम एज कॉर्न, बिल्कुल सेम सेम इनका मैकेनिज्म है। जमीन के नीचे कोई ऑर्गन, कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके ऊपर बर्ड्स बनते हैं और उन बर्ड्स से फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते, प्लांट्स, पूरा लीफ, पूरा एक प्लांट जमीन के ऊपर बन जाता है। समझ आई? आप लोग अगर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखते हैं तो आप लोग उसमें देखना कि अक्सर जो है ना जमीन do stolons and runners ever compete with the parent plant of nutrient, or is there a way the plant balances it? Okay, so we talk about it that we have favorable and unfavorable conditions both. ठीक, ये जो stem and tubers grow करते हैं, they grow in favorable condition. They do compete because they also need water and फर्टिलाइजर एंड एवरीथिंग टू ग्रो। क्योंकि आपको पता है जो आलू हम खा रहे हैं ये फर्टिलाइजर, पानी, खाद, हर चीज से ग्रो हो रहा है। सो दे डू नीड न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली, बट दे ग्रो इन फेवरेबल कंडीशंस। जब हमारे पास इनफ वाटर है, इनफ फूड है, इनफ न्यूट्रिएंट्स है, उसी कंडीशन में दे ग्रो करते हैं। सो एक्चुअली नेचुरली दे बैलेंस आउट। बैलेंस हो रहा होता है जो जमीन के ऊपर जो प्लांट ग्रो हो रहा होता है और जमीन के नीचे जो ट्यूबर ग्रो हो रहा होता है, दोनों में एक नेचुरल बैलेंस कायम होता है नेचुरली, ठीक है। अगर नेचुरल बैलेंस ना होता तो फिर क्या होता? या जमीन के ऊपर वाला प्लांट बहुत ग्रो करता है या जमीन के नीचे वाला प्लांट ट्यूबर बहुत ज्यादा ग्रो करता है, ठीक। सो दे ग्रो व्हेन कंडीशंस आर सूटेबल। एग्जांपल ऑफ दीज प्लांट्स मैंने आपको बताया पोटैटोज हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो है ना सर्व करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, यानी ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ फूड ही बन जाता है। स्टेम एंड ट्यूबर्स ये हो गए। फिर आता है स्टोलन एंड रनर्स। स्टोलन और रनर्स, या स्टोलन बोलो या रनर बोलो, दे बोथ आर सेम थिंग। अब अभी तक जो हमने जितने भी पढ़े, दे ऑल आर स्टेम्स बिलो ग्राउंड, जमीन के नीचे ग्रो हो रहे। बट ये जो स्टोलन एंड रनर्स है ना, दे ग्रो अबव द ग्राउंड, ये जमीन के ऊपर ग्रो हो रहे हैं। They are horizontal above ground stems that grow along the soil surface. The above ground parts of the plant, like strawberries and creeping buttercups, are typically very short, with most of their structures below the ground. These short stems are known as rootstocks and they carry leaves and flowers. After the main shoot has bloomed,
Side buds create long shoots that grow horizontally along the ground, often called stolon or run. These runs have small scale-like leaves at specific points, and they have long sections between these points. At each of these points where the leaves are there is a bud that has the potential to grow. Alright. इसमें सिंपल क्या है? इसमें सिंपल ये होता है कि ये जो स्टोलेंस होते हैं ये जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं। ये मोस्टली शॉर्ट हाइटेड होते हैं, इनकी ज्यादा कोई हाइट नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी प्लांट अगर आप लोगों ने देखा हो, ये देखना आप, बिल्कुल इसकी कोई स्टेम वगैरह नहीं बनेंगे। स्टोलन एंड रनर्स जो है ना, दे एक्चुअली डू नॉट प्रोवाइड एनी लाइफ सपोर्ट टू द प्लांट, क्योंकि बेसिकली दे ग्रो ओवर द सॉइल, ठीक है, जमीन के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, और जब इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे तभी ये ग्रो करेंगे। एंड दे डोंट हैव एनी पेरेंट प्लांट और समथिंग, क्योंकि they themselves grow above the ground. So you can say they're actually themselves parent plant. ठीक। तो अब आप इसमें देखें कि स्टोलेंस जो है ना एक्चुअली शॉर्ट हाइटेड होते हैं, कोई इनकी लंबी लंबी ब्रांचेस नहीं होती, कोई इनकी लंबी लंबी ब्रांचेस नहीं होती। स्टोलेंस पर जो है ना छोटे छोटे फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो होते हैं, जैसे ये स्ट्रॉबेरीज आप देखते हैं, बटर कप्स भी ऐसी स्ट्रॉबेरी टाइप की फ्रूट होती है। इनकी आफ्टर द मेन शूट हैज ब्लूम्ड, साइड बड्स क्रिएट लॉन्ग शूट्स दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड। कह रहे जैसे इनकी जो मेन शूट होती है, जो ये जमीन के ऊपर की एक मेन ब्रांच होती है, वो जैसे ही ग्रो करती है तो उसके अंदर से और साइड शूट्स निकलती हैं। ये देखना आप, इतने सारी ब्रांचेस निकल गई हैं, फिर उन पे प्रॉपर लीव्स ग्रो होते हैं और फिर उन पर स्टोलेंस ग्रो होते हैं। ये जो स्ट्रॉबेरीज है ना, इनको इन्होंने यहाँ पे स्टोलेंस कहा है। मेन शूट ब्लूम हुई, साइड बर्ड्स उससे और शूट्स ग्रो हुई और ब्रांचेस बनी, और उन और ब्रांचेस पर जो है ना स्टोलेंस और रनर्स ग्रो हुए। ये जो फ्रूट्स आप देखते हैं ना स्ट्रॉबेरी की फॉर्म में, इनको हम स्टोलन कह रहे हैं असल में। इन पे छोटे छोटे लीव्स होते हैं, और जहां पर लीव होते हैं वहां पर एक बर्ड भी होता है जो पोटेंशियली ग्रो कर रहा होता है, और इसी तरह पूरा एक प्लांट डेवलप हो जाता है। ओके, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट इज सकर्स इन एक्चुअल। सकर्स क्या होते हैं कि दे इमर्ज like small shoots from the underground parts of plant, such as the root system or near the base of the main tree. ये देख रहे हो ये वाली डायग्राम, इसमें क्या है, ये आप देख रहे एक मेन प्लांट है, ठीक है, इसकी रूट्स वगैरह निकली हुई हैं, इससे कनेक्ट होके ना एक और सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा, और उस सिस्टम से भी शूट्स निकलेंगी, यानी कि प्लांट की ब्रांचेस वगैरह निकलेंगे, पूरा एक प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर विद पैसेज ऑफ टाइम जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे प्लांट्स, फिर ये जो है ना अपना फूड वगैरह खुद से जनरेट करेंगे, अपनी रूट्स निकालेंगे, खुद बड़ा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बट इनिशियली ये जो है ना अपनी मेन स्ट्रीम जो है ना अपने मदर प्लांट से लेती हैं। These shoots can develop into new plants. वहाँ से new plants बनना start होते हैं. As the suckers grow, they form their own stems, leaves, and roots. They eventually become self-sustaining plants, but remain connected to their parents for a period. ये देखो, ये जो green चीज निकलेगी ना, ये जो green वाला पोर्शन हमने पहले देखा था ना, तो ये जब निकलेगा तो उसको हम सकर कहते हैं, और उसमें से जो है ना न्यू प्लांट्स निकलेंगे। कुछ देर के लिए वो प्लांट्स जो है ना मदर प्लांट पर रिलाई करेंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपना खाना वगैरह सब कुछ खुद लेना स्टार्ट कर देंगे, बट पेरेंट प्लांट से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ दे वर्क। दे इवेंचुअली बिकम सेल्फ सस्टेनिंग प्लांट्स बट रिमेन, हाँ ये जो है ना फिर वक्त के साथ साथ सेल्फ सस्टेनिंग बन जाते हैं, यानी कि अपना खाना वगैरह फिर खुद बनाना शुरू कर देते, फिर वो पेरेंट प्लांट पर रिलाई नहीं करते। Sucker may receive nutrients and water from the parent plant, helping them establish themselves.
स्टार्टिंग में इनको न्यूट्रिएंट्स और वाटर वगैरह सब इनके पेरेंट प्लांट से मिल रहा होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर ये अपना काम करना खुद स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ओवर द टाइम द सकर्स डेवलप, खुद डेवलप होते हैं, अपने रूट्स खुद बनाते हैं, खुद सस्टेनेबल हो जाते हैं, दे कैन थ्राइव इंडिपेंडेंटली, और फिर ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक मदर प्लांट से सकर्स निकले और सकर से पूरे न्यू न्यू प्लांट्स बनना स्टार्ट हो गए। फिर आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, पत्तों से कैसे प्लांट्स बनते हैं। ब्रायोफाइलम, अ टाइप ऑफ प्लांट, न्यू plantlets are created along the edges of its leaf. Bryophytes जो plants हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पत्तों के कोनों से जो है ना न्यू प्लांट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आप ये देख रहे हो, ये वाला जोन, इसमें आपको गोल गोल सा बीड्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये जो है ना इन पत्तों के किनारों पे जो है ना न्यू प्लांट्स अब ग्रो होना स्टार्ट होंगे। कैसे होंगे, इन इन पत्तों की एजेस पे जो है ना टेनी वर्जन ऑफ द सेम प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही प्लांट कोनों कोनों पे जो पत्तों की एजेस है उस पर ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, और फिर जब थोड़े से बड़े हो जाए ना ये डिटैच हो जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। जब ये गिर जाते हैं और जमीन पे गिरते हैं, मिट्टी पर गिरते हैं, तो फिर वहां पर वो ना अपना सेपरेट ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से जब ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये जब झड़ती हैं, जब ये मिट्टी पे जाके गिरती हैं, मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वहां पे पानी और अपने न्यूट्रिएंट्स पकड़ना शुरू करते हैं, सॉइल से बड़ा होना स्टार्ट करते हैं, अपनी रूट शूट्स लीव्स स्टेम सब बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से पत्तों से हमारा एक पूरा नया प्लांट ग्रो अप हो जाता है। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।